हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने शेप देखी थी मेनिस्कस की या सरफेस की जो शेप होती है उसके हमने 3 कंडीशन देखे थे एफ ए और एफ सी के बेसिस पर कि अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ सी हो तो किस तरीके की कंडीशन होती है, एफ ए अगर एफ सी से लेस है तो किस तरीके की कंडीशन होती है। उन तीनों कंडीशन के बेसिस पर ही एक और चीज़ होती है जिसे हम डिफाइन करते हैं और उसे बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श कोण। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श कोण जो है वो क्या होता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जैसे कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो किसी भी सरफेस के साथ टच में है, यानी किसी भी हम लोग वेसल के अंदर कोई लिक्विड हमने डाल रखा है तो लिक्विड का मॉलिक्यूल जो वेसल के डायरेक्ट टच में है उस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें स्पेशल उस मॉलिक्यूल की, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके लिए अगर मैं सरफेस पर एक टेंजेंट बनाऊं और उसके लिए अगर मैं सॉलिड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दोनों की टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मेनली टेंजेंट के बीच का एंगल है। और टेंजेंट हम किस किस पर ड्रॉ करते हैं, एक तो हम ड्रॉ करते हैं सरफेस पर और दूसरी हम लोग ड्रॉ करते हैं उस सॉलिड की उस सरफेस पर जो लिक्विड के अंदर है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की तो जो डेफिनेशन है ये क्या होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ए लिक्विड एंड solid is defined as angle enclosed between the tangent to the liquid surface and tangent to the solid surface in the liquid। यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस पर कोई टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर दें, जिस पॉइंट पर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और जो टेंजेंट सॉलिड की सरफेस पर ड्रॉ की जाती है लिक्विड के अंदर की तरफ, उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब अगर हम इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की डायग्राम से बात करें तो वही हम लोग 3 कंडीशन ले रहे हैं जो हम सरफेस की शेप के लिए या शेप ऑफ मेनिस्कस के लिए ले रहे थे। तो अगर हम तीनों कंडीशन की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर वो कंडीशन है कि जैसे अपने पास क्या बन जाए कि एडेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर देन हो कोहेसिव फोर्स बाई √2। ये कंडीशन हम ले ली थी कि एडेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर देन हो कोहेसिव फोर्स बाई √2 से। तो जो शेप बनेगी वो शेप कैसी बनेगी, तो मैं कहूँगा शेप जो है वो कैसी बनेगी, कॉनकेव बनेगी, कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। और कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा तो देखो अगर मैं डायग्राम से यहाँ पर बनाना चाहूँ तो हमने यहाँ पर एक वेसल ले लिया, ठीक है।
अब इस वेसल के लिए अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव कुछ इस तरीके से इसकी सरफेस बनेगी। अब यहाँ वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी यहाँ पर जो लिक्विड का पार्टिकल है या मॉलिक्यूल जो है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स की हमने डायरेक्शन देख ली थी। अब अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, एक टेंजेंट तो हमें ड्रॉ करनी है इस सरफेस पर और दूसरी टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है इस सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड के अंदर की तरफ। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर इस सरफेस के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मैं सरफेस के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। अब ये ध्यान में रखना है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करनी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी आपको एक स्पेशल मॉलिक्यूल लेके चलना है जो सॉलिड और लिक्विड के दोनों के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर है या दोनों के टच में है। तो चलिए इधर जो है वो कौन सी टेंजेंट है, तो मैं कहूँगा इसकी सरफेस की टेंजेंट है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि सॉलिड की वो उस सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो लिक्विड के अंदर की तरफ हो, तो लिक्विड के अंदर की तरफ अगर मैं सॉलिड पर एक सॉलिड की सरफेस पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो बनेगी इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल बना है दोनों ही टेंजेंट के बीच में, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर कंडीशन है कि FA ग्रेटर देन FC/√2 है, जिससे कॉनकेव मेनिस्कस बन रही है या कॉनकेव सरफेस बन रही है, तो जब कॉनकेव सरफेस बनेगी तो मैं कहूँगा थीटा की जो वैल्यू है यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो 90 डिग्री से क्या बन रहा है, कम बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लिक्विड है वो इस सॉलिड की सरफेस को वेट करेगा। ध्यान में रखना है कि ये जो लिक्विड है वो इस सॉलिड की सरफेस को वेट करेगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिक्विड वेट्स द solid surface, liquid weights the solid surface। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। अगले केस की अगर हम बात करें तो सेकंड जो सरफेस की हमने ली थी वो सेकंड सरफेस जो है वो क्या थी, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर FA की वैल्यू FC अपॉन √2 के इक्वल हो, FA की वैल्यू FC/√2 के इक्वल हो, तो जब ये वैल्यू इक्वल होगी तो मैं कहूँगा कि जो सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, वो सरफेस मिलेगी प्लेन, यानी प्लेन मेनिस्कस यहाँ पर अपने को मिलेगा। प्लेन मेनिस्कस मिलेगा तो डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना। तो हम प्लेन मेनिस्कस के लिए डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। अब अगर हम यहाँ पर लिक्विड की सरफेस शो करें तो ये लिक्विड की सरफेस हो गई प्लेन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल पर ड्रॉ करूँ तो एक टेंजेंट तो होगी इस लिक्विड की सरफेस पर, तो लिक्विड की सरफेस पर जो टेंजेंट है वो इस तरीके से इधर आएगी, और दूसरी सॉलिड की उस सरफेस पर जो लिक्विड के अंदर है तो ये वाली टेंजेंट आ गई। अब दोनों के बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है, तो एंगल अगर मुझे नजर आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो अगर FA = FC/√2 हो या फिर प्लेन मेनिस्कस हो, प्लेन सरफेस हो, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होगी तो लिक्विड जो है, लिक्विड डज नॉट वेट द solid surface
डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो गया, या एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाई रूट 2 आ गया, प्लेन मेनिस्कस आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है? लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, यानी सॉलिड का लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ जो, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो वीक है, और वो वीक होने की वजह से लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे जो हमने पढ़ी है, तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट की बिल्कुल अपोजिट, यानी एफ ए लेस देन हो जाए एफ सी बाई रूट 2 से। तो जब ग्रेटर हो रहा था तो कॉनकेव बन रही थी, थीटा की वैल्यू लेस देन, तो जब ये एफ ए लेस देन एफ सी बाई रूट 2 आएगा तो जो सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी? कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी, या कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। अब कॉन्वेक्स बन गया तो कॉन्वेक्स बना के देख लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा? तो हमने एक यहाँ पर वेसल ले लिया, वेसल के अंदर हम शो कर रहे हैं कॉन्वेक्स को, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस को अगर हम शो करें तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हम ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट पर मैं बनाने के लिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक टेंजेंट तो लिक्विड के सरफेस पर, तो लिक्विड की सरफेस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। दूसरी टेंजेंट होगी सॉलिड की सरफेस पर, तो ये हो गई सॉलिड की सरफेस पर। तो ये वाला एंगल क्या बोला जाएगा आपके पास? एंगल ऑफ कांटेक्ट, दोनों की टेंजेंट के बीच का। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो क्या है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पर बन रहा है, इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, या कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है थीटा, उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और 90 डिग्री से ज़्यादा होने पर मैं बोलूँगा कि लिक्विड जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं, उनका सॉलिड के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है, सॉलिड के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा, और कम होगा तो लिक्विड डज नॉट वेट द liquid does not weight the solid surface, does not weight the solid surface। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट भी आपको बोल सकता है कि अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस को वेट कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी। तो यानी इसका अपोजिट भी आपको पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन देखकर आपको ये चीज़ पूछे। आपको किसी क्वेश्चन के अंदर यूज करना हो आपको एफ ए और एफ सी का रिलेशन, तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ये भी दे सकता है कि लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। तो इसका मीनिंग आपको ध्यान में होना चाहिए कि वेट कब करेगा? जब एफ ए की वैल्यू एफ सी बाई रूट 2 से ग्रेटर होगी, या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, और उसकी वजह से जो सरफेस है, जो मेनिस्कस है, वो कैसी होगी? कॉनकेव होगी। अगर वेट नहीं कर रहा है तो दो कंडीशन हो जाएंगी कि या तो प्लेन को मेनिस्कस होगी या फिर कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगी। तो अगर प्लेन है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, अगर प्लेन नहीं है, कॉन्वेक्स है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री से ग्रेटर। अब हम ये देखते हैं कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या फिर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। ये तीन केस जो हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज of
एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या क्या होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट की, या किस किस पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है वो 0 to 180 डिग्री कितनी भी हो सकती है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री टू 180 डिग्री कितनी भी हो सकती है। अगर हम कुछ पेयर्स की बात करें जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कई बार डायरेक्ट हमारे काम में आता है, तो अगर हम अलग अलग पेयर की बात करेंगे तो जैसे प्योर वाटर एंड ग्लास की बात कर लें या टैप वाटर एंड ग्लास की बात कर लें, तो प्योर वाटर एंड ग्लास की अगर हम बात करें, प्योर वाटर एंड ग्लास की अगर हम बात करें, यानी प्योर वाटर और ग्लास का जो पेयर है, इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है यानी थीटा जो होता है वो होता है 0 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। वहीं अगर हम बात करें टैप वाटर की और ग्लास की, यानी टैप वाटर और ग्लास का जो अपने पास पेयर है, इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा, इसकी वैल्यू होती है 8 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अगर प्योर वाटर एंड ग्लास हो, थीटा की वैल्यू 8 डिग्री अगर टैप वाटर एंड ग्लास हो। अगर मैं वाटर एंड सिल्वर की बात करूं तो वाटर एंड सिल्वर के लिए, वाटर एंड सिल्वर के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट की वो होती है 90 डिग्री। किसके लिए, वाटर एंड सिल्वर के लिए। और यहीं पर अगर मैं बात करूं मरकरी एंड ग्लास की, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर ये यूज होता है, तो मरकरी एंड ग्लास की अगर मैं बात करूं पेयर की, तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो होती है 138 डिग्री के समथिंग, मरकरी एंड ग्लास की। अब अगर हम बात करें वाटर एंड क्रोमियम की, तो वाटर और क्रोमियम का जो पेयर है, वाटर और क्रोमियम का जो पेयर है, इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू मैक्सिमम 160 डिग्री होती है। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है वाटर एंड क्रोमियम के पेयर के लिए, 160 डिग्री होती है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ जो है वो देख सकते हैं कि अगर मुझे बोल दे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या, तो मैं बोलूँगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग पेयर, जैसे प्योर वाटर एंड ग्लास की बात करें तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अलग अलग पेयर्स के लिए इसकी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू एक है जो कभी भी चेंज नहीं होती। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ना होकर ये पेयर पर डिपेंड करता है कि अलग अलग पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू अलग अलग होती है और 0 to 180 डिग्री लाई करती है। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही कहीं पर रहेगी। सेकंड चीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो अपने पास एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इम्प्योरिटी ऐड कर दें, अगर हम
प्योर वाटर और ग्लास का जैसे कॉम्बिनेशन है, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वाटर एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो इम्प्योरिटी ऐड करने पर एंगल ऑफ कांटेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो इसके अंदर सोल्यूबल है या नहीं है। अगर वो प्योर सोल्यूबल है, इम्प्योरिटी जो है यानी प्योर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज अगर हम ऐड करें, तो अगर इम्प्योरिटी जो है वो प्योर सोल्यूबल हो, तो प्योर सोल्यूबल होने पर मैं बोलूँगा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं प्योर सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ, पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज ऐड करता हूँ इसके अंदर, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? वो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा डिक्रीज। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज भी थी, जो कांटेक्ट क्या हो जाएगा? वो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा डिक्रीज। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज भी थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इन दोनों के अलावा बाकी किसी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करती कि चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन आप कुछ भी कर दो तो उससे एंगल ऑफ कांटेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर और इम्प्योरिटी पर, कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। प्योर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज अगर हमने ऐड कर दी, ध्यान रखना प्योर सोल्यूबल, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के अंदर ये सारी डिपेंडेंसीज थी या प्रॉपर्टीज थी उनकी, तो ये नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की, इसकी एंगल ऑफ कांटेक्ट के अंदर इतना ही कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो दो चीज़ें हैं, टेम्परेचर और इम्प्योरिटी, ठीक है। और उसके बाद में कि एफ ए और एफ सी के किस कंडीशन के लिए कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, और उस एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर अपने पास टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बोला जाता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी क्या होती है? तो कैपिलरिटी किसे बोला जाता है कि एक होती है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब होने का मतलब ग्लास की ट्यूब जो ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है। जब किसी ऐसी ट्यूब को जिसकी विड्थ या जिसकी रेडियस जो है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में कम हो, यानी नैरो बोल सकता हूँ, एक ऐसी नैरो ट्यूब जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ओपन हो, उसको जब किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है, तो जब लिक्विड के अंदर डाला जाएगा तो उसके अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो लिक्विड की हाइट किसी के लिए तो सरफेस की या सराउंडिंग जो लिक्विड है उसकी हाइट से अधिक होगी, ज़्यादा होगी, और किसी लिक्विड के अंदर डालने पर उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो कम होती है और किसी के अंदर सराउंडिंग सरफेस के इक्वल हाइट तक रहती है। तो जो ये फिनोमिना है, जिस फिनोमिना के अकॉर्डिंग कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की हाइट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इस फिनोमिना को बोला जाता है कैपिलरिटी। और इसी के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से लिक्विड जो हैं उनके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डालने पर उसके अंदर हाइट ज़्यादा आएगी और कौन से लिक्विड में कम आएगी, और हाइट ज़्यादा या कम होने का रीज़न क्या है। तो कैपिलरिटी जो है वो एक फिनोमिना है। तो इस फिनोमिना की अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो कि इफ ए
tube of very narrow bore, यानी मैं कैपिलरली ट्यूब बोल सकता हूं, इसको कैपिलरली बोला जाता है इसे, is dipped in liquid, dipped in liquid, it is found that liquid in this tube either ascend or descend relative to surrounding liquid. This phenomena is known as capillarity. This phenomena is known as capillarity. If a tube of very narrow bore, जिसे कैपिलरली भी बोला जाता है, यानी जिसकी रेडियस कम हो, हाइट ज़्यादा हो, इज डिप्ड इन लिक्विड, it is found that liquid in this tube, this capillarly, either ascend or descend relative to surrounding liquid, यानी जो सराउंडिंग लिक्विड है उसके रिलेटिव में हाइट जो है लिक्विड की ट्यूब के अंदर वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और ये जो फिनोमिना है इसे बोला जाता है कैपिलरिटी। अब अगर हम इसका मेन कोज देखना चाहें, इस कैपिलरिटी का फिनोमिना जो है इसका, तो इसका जो मेन कोज है वो क्या है कि जब किसी लिक्विड के अंदर किसी ट्यूब को डाला जाता है तो उसकी सरफेस जो है ट्यूब के अंदर या मेनिस्कस जो है उसका या तो कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है या प्लेन होता है। तो जब प्लेन सरफेस होती है या प्लेन मोनिकस होता है तो कोई दोनों अंडर वाटर या अंडर लिक्विड और आउटर लिक्विड जो प्रेशर डिफरेंस है या एक्सिस प्रेशर है वो कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है, यानी अंदर की तरफ प्रेशर और बाहर की तरफ प्रेशर इक्वल होता है। लेकिन अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात करें तो वहां पर एक्सिस प्रेशर होता है, यानी प्रेशर डिफरेंस पाया जाता है, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इक्विलिब्रियम के अंदर आने के लिए वो लिक्विड अपनी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो इसका जो मेन कोज अगर हम देखना चाहें या इसका रूट कोज देखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं द रूट कोज ऑफ capillarity, the root cause of capillarity is the difference of pressure between two sides of liquid, two side of liquid, two side of curved surface of liquid,
यानी लिक्विड की जो सरफेस है या मेनिस्कस है उसकी जो कर्व्ड साइड है, उन कर्व्ड साइड के दोनों तरफ का जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से कैपिलरिटी का इफेक्ट या कैपिलरिटी का फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम देखना चाहें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पेड़ पौधों के अंदर अर्थ से ऊपर तक जो मिनरल्स जाते हैं या वाटर जाता है, वो वाटर जो है वो कैपिलरिटी ट्यूब के इफ़ेक्ट की वजह से ही ऊपर तक जा पाता है। और अगर हम बात करें जैसे टोवल जो है उसको पानी के बकेट के अंदर हमने आधा डाल के छोड़ दिया, आधा बाहर है, तो जो टोवल है वो उस वाटर को अपने के अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, यानी वाटर जो का लेवल जो है टोवल के अंदर, वो टोवल के अंदर इंक्रीज होता जाता है। ऐसे ही रेनी सीजन्स जब होती हैं उनके अंदर लकड़ी की का कोई भी फर्नीचर हो तो लकड़ी के फर्नीचर के अंदर भी जो एटमॉस्फेयर से जो वेपर है उसे वो अब्जॉर्व करके ऊपर की तरफ जाने देता है, और वो जो इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो लकड़ी के फर्नीचर के अंदर ऊपर तक जा पाता है, वो इफ़ेक्ट क्या कौन सा होता है? कैपिलरी ट्यूब का इफ़ेक्ट होता है। तो इसी कैपिलरी ट्यूब के इफ़ेक्ट की वजह से ये सारी जो घटनाएं हैं वो होती हैं। अब अगर हम बात करें कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर हाइट कब इंक्रीज होती है, लिक्विड कब ऊपर की ओर जाता है, कब नीचे की ओर जाता है, रीजन तो हमने देख लिया थ्योरेटिकली कि क्या रीजन होता है, लेकिन अगर हम देखना चाहें न्यूमेरिकली कि ये वैल्यू जो है कितनी हाइट तक लिक्विड उसके अंदर जाएगा, वो वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन नोट कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। हमने बोल दिया कि हमारे पास एक कोई वेसल है, एक वेसल है और इस वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड के तौर पर हम लोग ले रहे हैं वाटर को, वाटर भरा हुआ है इस वेसल के अंदर। अब इस वेसल के अंदर हमने एक प्योर ग्लास की या ग्लास की एक कैपिलरी ट्यूब को डाल दिया। तो जब मैं ग्लास की एक कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डालूंगा तो देखो क्या होगा। मैं दो कंडीशन यहाँ पर एक साथ ले रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब को डाल दिया इसके अंदर, तो ग्लास ट्यूब को जब डालूंगा, इनिशियली मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो जो यहाँ पर सरफेस है मेनिस्कस जो है वो कैसी बनेगी। तो हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर और ग्लास की। तो प्योर वाटर और ग्लास के लिए जो मेनिस्कस की सरफेस होती है वो होती है कॉनकेव। तो हमने यहाँ पर कॉनकेव सरफेस बना लिया। अब ऐसा अगर मैं कोई और लिक्विड लेता हूँ या इसी की हम लोग बात करें, ये तो है जब मैंने डाला है तब। अब क्या होगा कि इसके अंदर जैसे जैसे मैंने इसे नीचे डालता जाऊंगा, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा तो किस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर इसी वाटर ट्यूब की थोड़े टाइम बाद की यहाँ पर इमेज बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा इसी के अंदर जो ये अंदर वाटर फिल किया हुआ है या वाटर जो अंदर इसके अंदर फिल हुआ है, इसकी जो हाइट है वो हाइट इंक्रीज हो जाती है, यानी इसके अंदर जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। और इसके अंदर वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो गया उसकी वैल्यू हम लोग अलग से लिख लेते हैं। इसके अंदर वाटर लेवल जो है उसकी हाइट अगर हम बात करें तो वाटर लेवल की जो हाइट है वो हम h से डिनोट कर लेते हैं कि h हाइट तक वाटर इंक्रीज हो गया। अब इसके अंदर जो मेनिस्कस है उसकी तो जो शेप है वो कैसी रहेगी, उस मेनिस्कस की शेप जो है वो कॉनकेव ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग पॉइंट्स की, तो ये वाटर लेवल क्यों इंक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं A, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं B, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं वापस से A, और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं B। ठीक है। अब देखो होता क्या है
कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और ये है जैसा होता है। तो कैसे ये हो गया, ऐसे हाइट एच कैसे इंक्रीज हो गई? तो अगर हम बात करें कि कॉनकेव मेनिस्कस जब होती है तो कॉनकेव मेनिस्कस के अंदर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस पाया जाता है, और इस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सिस प्रेशर। और अगर मैं ए व बी पॉइंट के बीच का एक्सिस प्रेशर देखना चाहूँ, एक्सिस प्रेशर का मीनिंग हो गया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है 2T/r। प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या होता है 2T/r। आर क्या होती है? आर होती है ये जो मेनिस्कस यहाँ पर बन रही है, ये जो मेनिस्कस यहाँ पर बन रही है इसकी रेडियस। आर जो है वो क्या होती है, इस ये जो मेनिस्कस यहाँ पर बन रही है इसकी रेडियस, यानी रेडियस ऑफ मेनिस्कस या सरफेस जो है इसकी रेडियस, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, तो अगर इसे इक्विलिब्रियम के अंदर लाना है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा तो लिक्विड उधर मूव करेगा जिधर का प्रेशर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड किधर मूव करेगा, तो मैं बोलूँगा कि बी तरफ का प्रेशर ज़्यादा होता है कॉनकेव के अंदर और ए तरफ का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो ये जो बी वाला पार्ट है इससे प्रेशर अप्लाई हो रहा है ए वाले पार्ट की तरफ, और कितना प्रेशर ज़्यादा है 2T/R। तो इस 2T/R को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये जो लिक्विड है वो कितनी हाइट तक चला जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, h हाइट तक चला जाता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूँ ताकि हम लोग कई चीज़ें जो हैं वो एक साथ इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे ये अपनी पास कोई कैपिलरी ट्यूब का ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला मेनिस्कस पार्ट, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये हमने इस तरीके से इसका मेनिस्कस यहाँ पर बना लिया, सरफेस यहाँ पर बना ली। अब इस सरफेस का तो ये हमने इस तरीके से इसका मेनिस्कस यहाँ पर बना लिया, सरफेस यहाँ पर बना ली। अब इस सरफेस का या इसके जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अगर हम सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब सेंटर यहाँ पर ले लिया तो इस मेनिस्कस की जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल R। मेनिस्कस की जो रेडियस है वो गिवन है, या फिर हम जिसका यूज करते हैं वो है कैपिटल R। अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस को एज्यूम कर लें स्मॉल r, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल टू स्मॉल r। तो स्मॉल r अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है तो मैं लिखूंगा यहाँ से, अगर मैं एक लाइन मिला दूँ, ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि जो प्रेशर डिफरेंस ये प्रोड्यूस हो रहा है 2T/R, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से या एक्सिस प्रेशर की वजह से ये कितनी हाइट तक लिक्विड इसके अंदर चला जाता है। तो हम कहेंगे कि जितना प्रेशर डिफरेंस है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इक्विलिब्रियम में इस h हाइट की वजह से लगने वाले प्रेशर से। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें, एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, तो मैं यहाँ पर एक सॉलिड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली और ये वाला एंगल बना लिया थीटा। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल जो है वो भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस एंगल थीटा की वजह से आपको कैपिटल R और स्मॉल r के अंदर रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें सबसे पहले, कि अगर इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया कि जो एक्सिस प्रेशर यहाँ पर कॉनकेव सरफेस की वजह से 2T/R प्रोड्यूस हो रहा था, वो 2T/R ये h हाइट का लिक्विड जो है वो अपने प्रेशर से सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिखूँगा कि 2T/R जो अपने पास यहाँ पर एक्सिस प्रेशर है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए h हाइट तक जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो। तो h हाइट तक अगर किसी डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ हो
किसी डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ हो तो उसकी वजह से कितना प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अगर मैं लिक्विड का जो डेंसिटी है इसको स्मॉल डी से एज्यूम करूँ तो मैं कहूँगा जो h हाइट तक अगर लिक्विड भरा हुआ है तो कितना प्रेशर लगता है, एच डी जी प्रेशर अप्लाई होता है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर 2T/R यानी जो एक्सिस प्रेशर है वो इस h हाइट तक लिक्विड जो भरा हुआ है इसके प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं H की वैल्यू निकालना चाहूँ तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू आ जाएगा 2T अपॉन में RdG। ये अपने पास आ गया H की वैल्यू। अब कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, यानी ये जो यहाँ पर सरफेस बन रही है इसकी रेडियस है। तो अगर मैं यहाँ पर सरफेस मेनिस्कस की ना लेकर इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस लेना चाहूँ तो मुझे कैपिटल R और स्मॉल r के अंदर रिलेशन देखना है। तो कैपिटल R और स्मॉल r के अंदर रिलेशन देखूंगा मैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो कैपिटल R जो है वो क्या है, कैपिटल R है यहाँ पर हाइपोटेनस, और अगर मैं स्मॉल r की बात करूं तो स्मॉल r जो है वो क्या है आपके पास, बेस। तो हाइपो और बेस के अंदर रिलेशन जो है वो क्या होता है, तो अगर हाइपो और बेस के अंदर हम लोग रिलेशन देखना चाहें इस ट्राइंगल के अंदर तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं लिख दूंगा कि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस कितना, स्मॉल r, हाइपो कितना, कैपिटल R। तो मैं कैपिटल R जो है इस कैपिटल R की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल r अपॉन में कोस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल R की जगह लिखना चाहूँ स्मॉल r अपॉन कोस थीटा तो जो h का फॉर्मूला है वो h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा 2t कोस थीटा अपॉन में स्मॉल r d। तो किसी कैपिलरी ट्यूब को जब किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो लिक्विड के अंदर डालने पर उसमें लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ेगा, उस हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 2t कोस थीटा अपॉन RdG। t यहाँ पर सरफेस टेंशन है, थीटा जो है वो क्या है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और स्मॉल d क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो कितनी हाइट तक जाएगा, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t cos थीटा अपॉन RdG। तो जो मेन कोज था उसी मेन कोज की वजह से हमने यहाँ पर h की वैल्यू निकाल ली। मेन कोज क्या था, प्रेशर डिफरेंस कर्व्ड सरफेस के दोनों तरफ के। तो कर्व्ड सरफेस जो यहाँ पर कॉनकेव बन रही थी तो हमने बोल दिया कि A और B है, तो A और B के बीच का प्रेशर डिफरेंस एक्सिस प्रेशर हमने पहले ही देख रखा था, कितना होता है 2T/R। R क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इतना एक्सिस प्रेशर है तो इस एक्सिस प्रेशर को इक्वल करने के लिए या इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड की हाइट इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते कॉन्वेक्स सरफेस की, तो कॉन्वेक्स सरफेस होती तो मैं बोल देता कि A की तरफ का प्रेशर ज़्यादा, B की तरफ का प्रेशर कम। इसका मतलब कि लिक्विड की हाइट डिक्रीज होती, और लिक्विड की हाइट कितनी डिक्रीज होती उसका भी फॉर्मूला यही बन जाता कि स्मॉल h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में RdG। तो चाहे एसेंट हो या डिसेंट हो, दोनों ही तरफ से अगर हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t cos थीटा अपॉन RdG। तो ये नोट डाउन कीजिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जी। तो ये नोट डाउन कीजिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।
चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिलरिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिलरिटी, तो अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कैपिलरिटी का जो फिनोमिना है वो किस पर डिपेंड करता है, तो कैपिलरिटी का जो फिनोमिना है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों के नेचर पर ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो कैपिलरिटी है या कैपिलरली राइज जो है, कैपिलरली राइज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी दोनों के ही नेचर पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम H का फॉर्मूला देखें तो उसके अंदर T भी आता है, थीटा भी आता है, RDG, तो कितने टर्म आ गए, T सरफेस टेंशन आ गया, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो सॉलिड की सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। कैपिलरी के अंदर राइज होता है या फिर फॉल होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो जैसे वाटर और ग्लास के एग्जाम्पल की हमने बात कर ली थी, तो वाटर और ग्लास के अंदर जो अपने पास कैपिलरी ट्यूब अगर हम रखें तो वाटर ग्लास पेयर जो है इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब हम लोग रखते हैं ग्लास की, उसके अंदर जो मेनिस्कस बनता है वो मेनिस्कस बनता है कॉनकेव। तो कॉनकेव मेनिस्कस बनते हुए हमने अभी इसी का एग्जांपल लिया था, जो मेनिस्कस कॉनकेव बन गया तो इसके अंदर जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, यानी राइज होता है लिक्विड के लेवल का। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम मेनिस्कस की बात करेंगे तो मेनिस्कस जो है वो कैसा है अपने पास है, कॉनकेव। अगर हम थीटा की बात करें, एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इस कंडीशन के अंदर वो लेस देन 90 डिग्री होता है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें राइज की, तो राइज होता है वाटर लेवल जो है वो क्या होता है, राइज होता है। एक यहाँ पर जो हमने पेयर लिया है वो क्या लिया है, वाटर और ग्लास, ये पेयर हमने यहाँ पर लिया है। अब अगर हम वाटर और ग्लास की जगह वाटर और सिल्वर पेयर लें, अगर हम वाटर ग्लास की जगह वाटर सिल्वर पेयर लें, यानी लिक्विड के तौर पर अपने पास है वाटर और जो यहाँ पर हम कैपिलरली काम में ले रहे हैं वो बनी हुई है सिल्वर की। तो जब सिल्वर और वाटर का पेयर काम में लेते हैं तो जो मेनिस्कस है वो प्लेन मेनिस्कस बनता है, और प्लेन मेनिस्कस बन गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जो मेनिस्कस की शेप है वो तो कैसी बनी, प्लेन शेप बनी। और जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू प्लेन के लिए कितनी होती है, 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। और मैं यहाँ पर लिखूँगा नो राइज नो फॉल, यानी ना तो लिक्विड के लेवल के अंदर फॉल होगा ना ही लिक्विड के लेवल में राइज होगा। अब अगर हम थर्ड कंडीशन की यहाँ पर बात करें, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्वेक्स शेप बने या कॉन्वेक्स अपने पास मेनिस्कस बने, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनने वाली जो है उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मरकरी और ग्लास का। मैंने बताया था थर्मामीटर के अंदर जिसका यूज होता है मरकरी होता है, तो मरकरी और मरकरी और ग्लास का अगर हम यूज करें, यानी लिक्विड में हो मरकरी और ग्लास की अपने पास हो मेनिस्कस, तो मरकरी ग्लास का जब पेयर हम लोग यूज करते हैं तो इसके अंदर जो मेनिस्कस की शेप बनती है वो मेनिस्कस की शेप बनती है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स शेप बनती है तो हमें पता है बिल्कुल कॉनकेव का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी एक्स प्रेशर की।
और एक्सिस प्रेशर की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूंगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। और राइज होगा या फॉल होगा, तो कॉनकेव के अंदर राइज हो रहा था तो कॉन्वेक्स के अंदर प्रेशर डिफरेंस की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, फॉल होगा। तो जो कैपिलरली राइज है या फॉल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है कि राइज होगा या फॉल होगा। तो चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, अपने पास सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि अपने पास कोई सॉलिड और लिक्विड का एक गिवन कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो, तो जो H की वैल्यू है वो H की वैल्यू अपने पास जो आई थी वो कितनी आई थी, 2t cos थीटा अपॉन में RdG। तो जो हाइट है कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल होने की, वो हाइट R की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कंडीशन ले रहे हैं, अगर अपने पास एक वो हाइट R की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कंडीशन ले रहे हैं, अगर अपने पास एक कोई लिक्विड और सॉलिड का पेयर हो, यानी लिक्विड भी हमने निश्चित कर लिया और सॉलिड भी हमने एक निश्चित कर लिया। जैसे वाटर ग्लास पेयर की बात करें तो वाटर ग्लास के पेयर हमने एक कांस्टेंट रख लिया, सारी की सारी कैपिलरी ट्यूब के लिए हम वाटर ग्लास ही ले रहे हैं, केवल रेडियस अलग अलग कर रहे हैं। जो कैपिलरी ट्यूब हम काम में ले रहे हैं उनकी केवल रेडियस अलग अलग है, बाकी पेयर सेम है। तो पेयर सेम होगा तो T कांस्टेंट होगा, थीटा कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी और G वैसे भी कांस्टेंट होगा। तो जो हाइट है कैपिलरी ट्यूब की, वो हाइट रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेडियस जितनी कम होगी कैपिलरी ट्यूब की, हाइट जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी अगर हम यहाँ पर एक वाटर और ग्लास का पेयर ले लें, जैसे ये हमने वाटर ग्लास पेयर ले लिया, इसकी रेडियस थोड़ी ज़्यादा है, और दूसरा हमने वही वाटर ले लिया और उसके अंदर हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो डाल रहे हैं और उस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस जो है वो क्या है, कम है। तो इसके अंदर अगर हम वाटर लेवल की बात करेंगे, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो वाटर लेवल की बात करेंगे वो वाटर लेवल H1 एज्यूम करूं, और इसके अंदर जो वाटर लेवल है उसकी वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं H2, इसकी वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं H2। तो जो H1 की वैल्यू है वो H1 के कंपैरिजन के अंदर क्या होगी, H1 की वैल्यू H2 के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि रेडियस के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी रेडियस के अपोजिट होता है। तो रेडियस जितनी कम होगी हाइट उतनी ही ज़्यादा होगी, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी हाइट उतनी ही कम होगी। यानी अगर हम इन दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन भी बनाना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये रिलेशन भी अपना न्यूमेरिकल के अंदर काम में आ जाएगा। तो अगर एक ही पेयर है आपके पास वाटर ग्लास का या मरकरी ग्लास का, आप एक ही पेयर ले रहे हो काम में, तो एक ही पेयर के लिए अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस अलग अलग है तो वो रेडियस हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो अब अगर यहाँ पर हमारे पास हम वेट को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो मेनिस्कस अपने पास बन रही है यहाँ पर, जो वाटर के लिए वाटर ग्लास पेयर के लिए जो मेनिस्कस बनेगी वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर कहीं पर भी वेट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम वेट को इंक्लूड करना चाहें तो अपने पास जो H का फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी जो हाइट की वैल्यू आती है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो मैं लिख लूँ, इफ़ वेट इज
considered in calculation of height, then exact value of height is कितनी हो जाएगी? अगर वेट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो अप्रोक्स वैल्यू अपने को मिलेगी इस फॉर्मूले से, क्योंकि हम वेट को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वेट को हम लोग इंक्लूड करें कैलकुलेशन के अंदर, तो वेट को इंक्लूड करेंगे तो स्मॉल h जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2t cos थीटा अपॉन में r dg माइनस में r/3। तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोग वेट को कंसीडर करके चलते हैं तो जो हाइट की वैल्यू है कि यानी कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक लिक्विड चला जाएगा, चढ़ जाएगा, तो वो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2t cos थीटा अपॉन r dg माइनस r/3 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, नेक्स्ट जो अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि अगर आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब ले रहे हो, इस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ अनसफिशिएंट हो, यानी लिक्विड ज़्यादा हाइट तक जाता हो लेकिन जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी आपके पास जो लेंथ है वो लेंथ इनसफिशिएंट हो। जैसे हमारे पास ये कोई एक वेसल है, इस वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड भरा हुआ है तो हमने बोल दिया कि इसके अंदर जब मैं एक इतनी हाइट की कैपिलरी ट्यूब रखता हूँ, तो इतनी हाइट की कैपिलरी ट्यूब रखने पर यहाँ तक इसके अंदर लिक्विड फिल हो जाता है h तक, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की वो कितनी है? स्मॉल r है, ठीक है। अब अगर मैं इससे कम हाइट, कम लेंथ की कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर रख देता हूँ, इससे कम लेंथ की मैं कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर रख देता हूँ, सेम रेडियस की, रेडियस क्या हो जाएगी? सेम रेडियस हो जाएगी। तो अगर कम हाइट की या कम लेंथ की मैं यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर रख देता हूँ तो देखो क्या होगा कि लिक्विड तो h हाइट तक जाना चाहिए। अब h हाइट तक लिक्विड जाएगा नहीं, तो लिक्विड नहीं जाएगा तो क्या होगा? लिक्विड यहाँ तक फिल हो जाएगा और उसके बाद में वो इस तरीके से नीचे आएगा कि वो अपनी मेनिस्कस की रेडियस को इंक्रीज कर लेगा। मेनिस्कस की रेडियस को क्या करेगा? वो इंक्रीज कर लेगा, यानी इस तरीके से वो नीचे आएगा। ऐसे नहीं होगा कि फव्वारे के टाइप में वो ऊपर की ओर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो अपनी यहाँ पर रेडियस जो है वो इसे इंक्रीज कर लेता है। मान लो वो रेडियस को इंक्रीज करते हुए उसने कर लिया r डैश, ठीक है। और ये वाली जो हाइट कर लेता है, मान लो वो रेडियस को इंक्रीज करते हुए उसने कर लिया r डैश, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है यहाँ पर या इनसफिशिएंट लेंथ जो है इस कैपिलरी ट्यूब की वो है L। तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ हो, फॉर इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी, अगर इनसफिशिएंट लेंथ हो कैपिलरी ट्यूब की, तो इनसफिशिएंट लेंथ होगी तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि एच आर इज इक्वल टू एल आर डैश, एच आर इज इक्वल टू एल आर डैश। आर डैश कौन सी रेडियस हो गई? जो रेडियस ये यहाँ के बाद में बनाएगा प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अब इसका यूज आप लोग एक इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर h हाइट तक इस r रेडियस की कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड चल रहा है या राइज हो रहा है, तो L कैपिटल L लेंथ की कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो
कितनी हाइट तक, वो तो एल आपको दे दी कि एल हाइट तक अगर लिक्विड चढ़ रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, आर डैश होनी चाहिए। तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की तो इनसफिशिएंट लेंथ होगी तो हम क्या यूज में लेंगे, एच आर इज इक्वल टू एल आर डैश। और ये ऊपर की ओर ये ध्यान में रखना कि ये किसी भी फाउंटेन की तरह लिक्विड के ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नीचे की ओर आएगा और इस तरीके से आएगा कि यह अपने मेनिस्कस की रेडियस को इंक्रीज कर लेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर अगर हम लोग कैपिलरी ट्यूब को किसी हाइट किसी एंगल पर झुका दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये अपने पास कोई एक वेसल, इसके अंदर जब कैपिलरी ट्यूब को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, कैपिलरी ट्यूब को बिल्कुल सीधा रखा जाता है तो इसके अंदर जो लिक्विड की हाइट है, इसके अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो है h। अब जब इस कैपिलरी ट्यूब को हम अल्फा एंगल से, वर्टिकल से अल्फा एंगल पर हम झुका दें, तो जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकल से अल्फा एंगल पर झुका देते हैं तो अल्फा एंगल पर झुकाने पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जब मैं अल्फा एंगल पर इसको झुकाता हूँ तो जो वर्टिकल हाइट है लिक्विड की, वो वर्टिकल हाइट कभी भी चेंज नहीं होती, यानी ये वाली जो हाइट है वर्टिकल हाइट वो हमेशा उस लिक्विड की वही रहेगी। अगर मैं अल्फा एंगल से इसको झुका रहा हूँ तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस लिक्विड की जो लेंथ है इसके अंदर, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, वर्टिकल हाइट जो है लिक्विड की वो वही रहेगी। तो अगर मैं H और L के अंदर रिलेशन लिखना चाहूँ यहाँ पर कि अब कितनी लेंथ तक लिक्विड इस ट्यूब के अंदर आएगा, तो L और H के अंदर हम लोग रिलेशन देखना चाहें तो मैं यहाँ पर एक लाइनिंग बना देता हूँ। तो मैं बोलूँगा ये वाली हाइट H है, ये वाली L है, तो ये वाली H और ये वाली L, तो H और L के अंदर अगर हमें रिलेशन बनाना है तो ये अपने पास एंगल बन गया 90 डिग्री, ये बन गया हाइपो और ये क्या बन गया बेस। तो बेस और हाइपो के अंदर रिलेशन होता है कोस का, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना h अपॉन में हाइपो कितना l। तो जो अपने पास l की वैल्यू है या h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, l कोस अल्फा आ जाएगी, और l की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, h अपॉन कोस अल्फा। तो अगर हमें l की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, h अपॉन में कोस अल्फा। तो आपको बोल दे कि कोई वर्टिकल, जब मैं किसी रेडियस की कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर रख रहा हूँ तो वो किसी h हाइट तक उसके अंदर वाटर लेवल इंक्रीज होता है या राइज होता है। जब मैं किसी एंगल पर इसको झुका देता हूँ तो एंगल पर झुकाने पर जो लिक्विड इसके अंदर ट्यूब के अंदर कैपिलरी ट्यूब में भरा हुआ है उस लिक्विड की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो उस लिक्विड की लेंथ कितनी हो जाएगी, h अपॉन कोस अल्फा हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें सिक्स्थ प्रॉपर्टी की और लास्ट प्रॉपर्टी की कैपिलरी की, तो अगर अलग अलग शेप की आपके पास कैपिलरी ट्यूब हैं, अलग अलग शेप की आपके पास कैपिलरी ट्यूब हैं, लेकिन सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस क्या है, सेम है, तो जो हाइट है, जितनी हाइट तक लिक्विड उसके अंदर राइज होगा वो हाइट सबके लिए सेम होगी। अगर रेडियस सेम है लेकिन शेप अलग अलग है कैपिलरी ट्यूब की, जैसे अगर हम सिंपल कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपल कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लेवल है वाटर लेवल या लिक्विड लेवल उसकी हाइट है स्मॉल h और इसकी रेडियस है r। अगर सेम रेडियस की हम लोग अलग अलग शेप की कोई
कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं, अलग अलग शेप की कैपिलरी ट्यूब, लेकिन रेडियस जो है वो क्या है सबकी, रेडियस जो है वो सबकी है सेम। तो जब हम अलग अलग जो शेप की कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं, रेडियस सबकी सेम है, तो जो वाटर लेवल होगा सबके अंदर, वो वाटर लेवल या लिक्विड लेवल जो है वो सबके अंदर सेम है होगा। तो शेप पर डिपेंड नहीं करता, यानी वाटर लेवल की जो हाइट है वो शेप पर डिपेंड नहीं करती, केवल किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाइट ऑफ लिक्विड लेवल, हाइट ऑफ liquid level does not depends on liquid level does not depends on depends on shape of capillary ट्यूब, शेप ऑफ कैपिलरी ट्यूब, यानी शेप पर डिपेंड नहीं करती, केवल किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसका अंदर थोड़ा बहुत पार्ट और बच गया सरफेस टेंशन के अंदर, वो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।